आप सभी बच्चों का जो हरियाणा सीईटी की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। और शुरू करने से पहले आपसे दो बात करनी है कि एक तो मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है कुछ रोज़ाना नया आपके लिए ना कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो उस क्रम में जो है मैंने आज शुरुआत कर दी है। तो ये 30 क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा रोज़ाना। इसके अलावा है ना कुछ आपके लिए और उसमें ऐड करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका पहला जो है क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए डैश फर्म के साथ सहयोग एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके जो विकल्प हैं वो है आपके यूएसए, अमेरिका, सिंगापुर, बांग्लादेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला सवाल है आपका, हाल ही में शुरू की गई पहल के अनुसार हरियाणा कैटरपिलर ट्रेन को शुरू करने वाला देश का डैश राज्य बनने की योजना बना रहा है। विकल्प हैं चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला। अगला प्रश्न है आपका, फ्लैटरिंग विद फैट नामक उपन्यास के लेखक हैं सुनीता जैन, प्रेम चौधरी, प्रीति सिंह, रितु मेनन। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रीति सिंह इसकी जो है लेखक हैं। और अगला जो प्रश्न आपका वो है, भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार भारत की पहली पूर्णतया नारीवादी प्रकाशन संस्था कॉली फॉर वुमेन की सह स्थापना की और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की। और आपके विकल्प हैं उर्वशी बुटालिया, सुनीता जैन, कृष्वर देसाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, उर्वशी बुटालिया। अगला, पुस्तक गूंजते एहसास को निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ईश्वर चंद पांडे जी ने, उज्जवल सिंह ने, मुकेश गंभीर ने, राधा कृष्ण मिश्र ने। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मुकेश गंभीर ने इस पुस्तक को लिखा है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पिछले जो हरियाणा एसएससी ने के जो एग्ज़ाम हुए थे 2017 में, उन पेपरों से लेके मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है, इनमें से उठाया जाता है। और तकरीबन 50 से 60% जो है क्वेश्चन हैं वो पिछली परीक्षाओं से ही लिए जाते हैं, या तो जो कहती हूँ या उनसे रिलेटेड। तो इसलिए जो ये है आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी मतलब सिद्ध होंगे। तो आपका इस जो प्रश्न का जो जवाब है वो है मुकेश गंभीर। और अगला प्रश्न आपका, हरियाणा में तिलहन का उत्पादन साल 2010-11 में कितना था? तो ये आंकड़े हैं 2010-11 के। और उसके हिसाब से जो हैं ये ऑप्शन है आपके 8.65 लाख टन, 9.65 लाख टन, 9.66 लाख टन और 9.77 लाख टन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 9.65 लाख टन का जो है हरियाणा में तिलहन का उत्पादन हुआ था 2010-11 में। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा हरियाणा में नहीं पाया जाता? चूना, संगमरमर, लोहा, तांबा। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, लोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? आपके विकल्प हैं 34.7, 12.6, 14.7 और 19.9%। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 19.9% जो है इसका सही जवाब है। मेवात को अब अधिकारी वह
अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेवात के नाम से, महावत के नाम से, नूह के नाम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो नूह के नाम से जो है मेवात को जाना जाता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री 2017 तक कौन थे? और आपके विकल्प हैं ओम प्रकाश धनखड़, नरवीर सिंह, रामविलास शर्मा, कृष्णलाल पंवार। और उस समय जो थे वो थे आपके ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा जी थे। और आपका अगला प्रश्न है, अभी जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, मूलचंद शर्मा जी हैं जो अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपके कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल पिछड़े वर्ग, बीसी अनुसूचित जाति, एससी वर्ग के परिवार डैश ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत भूखंड पाने के लिए पात्र हैं। तो उस योजना का नाम बताना है आपको, अटल बिहारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महात्मा गांधी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत जो है उनको ये भूखंड मिलते हैं। अगला जो है 80 के दशक में हरियाणा के किस नेता ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था? चौधरी देवीलाल जी ने, बंसीलाल जी ने, भजनलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देवीलाल जी ने। और आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित अपराधों की जांच एवं सुनवाई के लिए में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है? हिसार में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, भिवानी में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हिसार में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित झील और उनके स्थानों का मिलान करो। तो ये झील, एक साइड में झील है और दूसरे स्थान है। तो ई पे दिया है आपका बड़खल गुरुग्राम, तिलियार झील हिसार, दमदमा रोहतक, ब्लू बर्ड फरीदाबाद। और इसका जो मिलान है वो इस तरह होगा, बड़खल जो है वो आपकी फरीदाबाद में है, तो तिलियार झील है जो रोहतक में है, दमदमा गुरुग्राम में है, और ब्लू बर्ड आपकी हिसार में है। इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। यमुना नदी का पानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लगभग अपनी पूरी लंबाई में निम्नलिखित में से 4 में से 3 उपयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। असंगत की पहचान करें। जंगली जीवन और मत्स्य पालन का प्रसार, आउटडोर स्नान, परंपरागत उपचार और कीटाणु शोधन के बाद पीने लायक पानी का स्रोत, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जंगली जीवन और मत्स्य पालन का प्रसार। अगला प्रश्न है आपका, जुगल किशोर बिरला द्वारा वर्ष 1952 में बिरला मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? सोहना में, पुंडरी में, थानेसर में या कैथल में। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, थानेसर में। हरियाणा में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च में, नवंबर दिसंबर में, जुलाई अगस्त में और मार्च अप्रैल में। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी, जुलाई अगस्त में। जो जुलाई अगस्त जो महीने होते हैं वो आषाढ़ और श्रावण मास के होते हैं, और श्रावण मास में जो है तीज मनाई जाती है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो होगा जुलाई अगस्त। सिरसा में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में और जुलाई अगस्त में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्च अप्रैल में। और ये जो त्यौहार है ये होली के बाद मनाया जाता है, और होली जो है मार्च अप्रैल के महीने, फरवरी मार्च में होली आती है और उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसका जो है ज़्यादातर जो ये है मार्च या अप्रैल में ही मनता है, और इसलिए इसका जो है ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु महाराज के द्वारा, वेद व्यास जी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा या तुलसीदास जी द्वारा। और इसका सही जवाब है
वो ऑप्शन ए है। इसमें मन्नू हो गया है, मन्नू नहीं है ये, मनु महाराज जो थे, मनु जी, उन्होंने मतलब ये मनुस्मृति लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकनाट्य केरल से जुड़ा हुआ नहीं है? गोयम्बेट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम, उपरोक्त सभी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका गोम्बेयट्टा। गोम्बेयट्टा जो है ये केरला से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका जो सही नाम है वो है गोम्बेयट्टा। गोम्बेयट्टा जो है वो आपका केरला से जुड़ा हुआ नहीं है। तो 1965 में पाकिस्तान युद्ध और गंभीर खाद्य संकट की दो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के तौर पर जय जवान जय किसान का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, गुलजारी लाल नंदा जी ने, मोरारजी देसाई ने। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये इंडिया जी के हिसाब से भी और हरियाणा जी के हिसाब से भी ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है और अच्छे से याद रखना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे जो बहुत ही एक नेक इंसान, बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री, और 1965 का जब युद्ध हुआ था उस समय देश में बड़ी मतलब जो खाने पीने की जो बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। खाद्य उत्पादन जो है, जैसे गेहूँ है, अपना चावल है, इसकी बड़ी कमी थी। तो उन्होंने खुद एक दिन का व्रत रख के और लोगों से अपील की थी कि भाई एक दिन आप व्रत रखो और अपने इस जो स्थिति देश में जो संकट जो पैदा हो गया है इससे हम मतलब इसको छुटकारा मिलेगा इससे। और उन्होंने फिर नारा दिया और जो नारा था उनका वो था जय जवान जय किसान। जय जवान था 1900 युद्ध के लिए और खाद्य संकट के लिए जो था वो जय किसान। तो उनका ये बहुत ही लोकप्रिय नारा था, जय जवान जय किसान। और अब अगला प्रश्न है आपका, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2016 शीर्षक एक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 के दौरान गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? और आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। और इसका सही जवाब है जो आपका ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। 2015-16 में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। संकाय सदस्यों द्वारा पढ़ाए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में सर्वाधिक वंचित लोगों सहित सभी तक अध्यापन के सर्वश्रेष्ठ संसाधनों को पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सा मंच स्थापित किया गया था? शिवम, चरित्र शिक्षण या विनय? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शिवम। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में होंगे राष्ट्रपति द्वारा नामित डैश सदस्य और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अधिकतम डैश प्रतिनिधि। और इनकी जो संख्या बताई गई है वो है ऑप्शन ए में 12 और 238, बी में 15 और 255, सी में 12 और 258 और डी में 15 और 235। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 12 और 238 और कुल 250। और लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 12। और टोटल जो सदन में राष्ट्रपति द्वारा जो पूछा जाएगा तो उस चीज़ का आपको बड़ा मतलब ध्यान रखना है ये कि अगर प्रश्न आता है कि भाई भारत में संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने मतलब सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो टोटल 14 बताने हैं। और यदि राज्यसभा पूछा जाता है तो 12 और लोकसभा पूछा जाता है तो 2। अगला प्रश्न आपका, विद्युत का आविष्कार किसने किया था? सॉरी भाई, थॉमस एडिसन ने, हिराम मैक्सिम ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने अग्रणी भूमिका के लिए 2017 का 89वां ऑस्कर जीता था? और आपके ऑप्शन हैं नताली पोर्टमैन, एमा स्टोन, मेरिल स्ट्रिप, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमा स्टोन। लंदन में हुए 2012 के ओलंपिक खेलों में निम्न में से किस खेल में कश्यप पारुपल्ली ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी और कबड्डी। और इसके का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बैडमिंटन जो है इसका सही जवाब है। 2017 में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर, भुवनेश्वर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। रसिया गीत नामक क्षेत्रीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। और इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। और अब जो है जो मैंने आपको बताया था वही हरियाणा मंत्रिमंडल के बारे में जो है नीचे 5 मंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसको आप है ना इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से किसी न किसी रूप में परीक्षा में आता रहता है। तो पहले जो है अपने श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव क्षेत्र है उनका करनाल। जन्म उनका 5 मई 1954 को हुआ। स्थान निदाना गांव, और ये रोहतक में पड़ता है। मुख्यमंत्री जो हैं वो 19वें हैं व्यक्तिगत रूप से, 10वें हैं, क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार बने हैं, उस हिसाब से तो हैं 19वें। और व्यक्तिगत रूप से जो हैं वो जो है वो 10वें हैं। जैसे पहले थे आपके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी है ना हरियाणा की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। तो दूसरे जो थे, दूसरा पूछ लिया भाई दूसरा मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी राव वीरेंद्र सिंह थे। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो अपने पंडित जी जो भगवत दयाल शर्मा जी थे। और इस तरह जो है नामों के हिसाब से चलेंगे तो उनका जो है 10वां नाम है मनोहर लाल जी का, और वैसे क्रम में चलेंगे तो वो 19वें नंबर के हैं। तो शपथ जो है इन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को ली है, दिवाली वाले दिन। ये दूसरी बार ली है शपथ। 2014 में भी ये इन्होंने शपथ ली थी, और अब ये लगातार दूसरी योजना चल रही है इनकी। और विभाग जो इनके दिए हुए हैं इनको आप एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे। और अगले जो मंत्री हैं उनके बारे में देखते हैं। दुष्यंत चौटाला जी हैं, और ये जो हैं आपके उप मुख्यमंत्री हैं। पार्टी इनकी जननायक जनता पार्टी है। चुनाव क्षेत्र उचाना, जींद। और जन्म इनका जो है 3 अप्रैल 1988 को हुआ था। स्थान जो है हिसार में। और इनके पास जो विभाग हैं वो मुख्य विभाग आपको याद रखने हैं। मुख्य क्या भाई, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो उनके विभागों के बारे में आपको है ना जानकारी होनी चाहिए। तो इनको आप अच्छे से मतलब याद कर लेंगे और देख लेंगे। और 31 साल इनकी उम्र है, और ये सबसे युवा मंत्री हैं। अगला जो है अगले जो मंत्री हैं आपके वो श्री अनिल विज जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी है। और चुनाव क्षेत्र इनका अम्बाला कैंट से, ये जो इनका जन्म है वो 15 मार्च 1953 को। स्थान इनका जो है अम्बाला है। और इनके जो पास जो है गृह विभाग है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मुख्य सूचना ये है इनके बारे में कि ये 2 बार कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, और 6 बार अम्बाला कैंट से ये चुनाव जीत चुके हैं, और बड़े ही कुशल प्रशासक हैं। श्री कंवरपाल गुर्जर जी जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं आपके, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। चुनाव क्षेत्र जो इनका जगाधरी, यमुनानगर। जन्म जो इनका 8 मई 1960 को। स्थान जो है बहादुरपुर जो है यमुनानगर में। और विभाग इनके पास हैं शिक्षा, जो अभी मैंने बताया था शिक्षा मंत्री है ये। पीछे जो रामविलास शर्मा जी थे अभी जो मैंने बताया था, और जो अभी जो है वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्री
वो आपके ये कंवरपाल जी हैं। और इनके पास जो है वन विभाग है, पर्यटन है, संसदीय मामले हैं। और पिछली विधानसभा में जो ये थे, अपने विधानसभा अध्यक्ष जो थे के पद पर रहे थे। और अगले जो हैं 5वें नंबर के जो हैं आपके श्री मूलचंद शर्मा जी हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। चुनाव क्षेत्र जो इनका बल्लभगढ़ फरीदाबाद है। विभाग जो इनके पास हैं परिवहन, जो अपने ये बसें वगैरह जो चलती हैं रोडवेज की, परिवहन मंत्रालय है इनके पास। खनन है, जो पहाड़ों वगैरह की जो में जो खनन होता है वो विभाग इनके पास है। कौशल विकास का जो है वो इनके पास है। कला व संस्कृति का विभाग इनके पास है। और अभी जो ये 5 मंत्रियों के बारे में आपको बता दिया है, तो अच्छे से आप मतलब इनका भी मतलब वो दोहराएंगे इनको और देखेंगे, याद रखेंगे। और ये आपके आंसर हैं जो आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं उनके, 29 हैं सॉरी, आज की इसमें 30 नहीं है। और इनका भी आप ना अच्छे से अपना रिवाइज करते रहेंगे इनको। और वीडियो आपको कैसी लगी, और बस अंत में जो है आपसे जो रोज़ाना की एक ही बात है वो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और बच्चों, आपका अगर वीडियो को आप शेयर और लाइक करोगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा, नहीं आपके कुछ पैसे खर्च होंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। और इससे क्या है कि मेरे को बड़ा ही एक साहस मिलेगा और मैं प्रोत्साहित होऊंगा कि भाई आगे जो भी है एक अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बना के दूं और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करवाऊं। और उससे आपका भी फ़ायदा है और मेरा ही फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए ही मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप है ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने जो मित्र हैं उनको भी बताओ कि भाई मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो आपको भाई कैसा लगता है। और कुछ सुझाव हों, वो सुझाव भी आप हैं जो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और जैसी भी मतलब मेरी पूरी कोशिश होगी कि भाई मैं आपके जो सुझाव होंगे उन पर गौर करूँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर विदा लेता हूँ। अगली कल की क्लास तक के लिए जय हिंद।